अदरवाइज आज ये रिकॉर्ड होके कल यूट्यूब पे अपलोडेड मिलेगा। आदरणीय श्री गुप्ता जी। जी एक आग्रह था कि थोड़ा सा मेरे को नेक्स्ट वक्ता के रूप में ले लें, तब तक मैं लैपटॉप से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आदरणीय नेक्स्ट वक्त हमारे ओजस्वी स्पीकर डॉक्टर सुभाष सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में हम लोग बहुत कम जानते हैं, आपकी गाइडेंस से हम लोग भी होम्योपैथी के प्रमोशन और प्रोपेगेशन में आपको सपोर्ट कर, कंट्रीब्यूट कर कुछ समाज में हम लोगों के आयुष को प्रतिष्ठापित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सुभाष सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसा आशा करता हूं कि यह जो आने वाला साल है, यह साल पिछले साल की तुलना में अच्छा और ज्यादा बेहतर हो। इस कामना के साथ एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं मुझे मौका देने के लिए। मैं भारत सरकार की एक राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान है, सॉल्ट लेक में है, मैं वहां का निदेशक हूं। और हमारे यहाँ बेसिकली होम्योपैथी की चिकित्सा होती है, और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल है, और साथ में एक आउटडोर है जिसमें करीबन 2000 पेशेंट्स आते हैं। इवन कोरोना के टाइम में जैसे आज के दिन में 528 पेशेंट आए हैं। तो इस तरह से यह होम्योपैथी के प्रचार और इसके लोग इसको मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, होम्योपैथी की दवा खाते हैं, इसकी एक प्रामाणिकता है। होम्योपैथी या आयुष एज ए सिस्टम, यह जो ज्यादा लोग ने एक्सेप्ट किया, करते आए हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रमाण हमें इस दौरान मिला जब ये कोरोना की महामारी पूरे देश में छाई हुई है, पूरे देश क्या पूरे विश्व में छाई हुई। हमने ये देखा कि जब से, मैं केवल होम्योपैथी तक ही अपनी बात को सीमित रखता हूं, हमने ये देखा कि जब से भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि आर्सेनिकम एल्बम नाम की एक दवा, वह दवा देने से आदमी के अंदर की जो प्रतिरोधक शक्ति है, वह शक्ति और ज्यादा मजबूत होती है, और ज्यादा और बढ़ती है, और जिसकी वजह से हम होम्योपैथी की इस दवा की वजह से बाहर से जो भी बीमारियां आती, वो कोविड हो या और कोई भी बीमारी हो, उससे लड़ने में सक्षम होते हैं। और उस एक बार गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी दिया, उसके बाद से आप जानते हैं कि यहां तांता लग गया। हर होम्योपैथिक डॉक्टर, हर होम्योपैथिक चिकित्सालय, हर होम्योपैथिक दुकान, इन लोगों के पास इस दवा की इतनी क्राइसिस हो गई थी। और यह क्राइसिस इसलिए हुई क्योंकि भारतीय समाज ने, भारत के देशवासियों ने इस होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाया, इसको फॉलो किया। इनिशियली तो फॉलो करते हैं क्योंकि भारत सरकार ने कहा, पर बाद में उसका कंटिन्यूअस, उसका एक्सेप्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि यह कारगर साबित हुई। हमने अपने संस्थान की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की तरफ से न्यू टाउन में करीब 25 कैंप किए, जहां पे यह दवा वितरण किया फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबका करीब 15,000 हमने फैमिली डोजेस दी, अर्थात 1 सीसी दी जो एक परिवार पूरी तरह से खा सकता है। और उन सबका हमने रिकॉर्ड रखा, और रिकॉर्ड के बाद उसको फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के बाद हमने यह पाया कि जिन लोगों ने यह दवा खाई, उसमें बहुत कम मात्रा में, परसेंटेज बहुत ही नगण्य है, जिसको ये कोरोना की बीमारी हुई। साथ ही धारावी में हम लोगों ने टीम भेजा था, चेन्नई में हम लोगों ने टीम भेजा था, और इनकम टैक्स, पुलिस, कमिश्नरेट, मतलब जो भी सरकारी संस्थान है जिन लोगों ने हम लोगों से दवा मांगी थी, वो सबको हम लोगों ने दवा दिया, पर सबका रिकॉर्ड रखा, और रिकॉर्ड को बाद में फॉलो अप किया। तो कहने का पर्पज ये है कि आज हम लोगों के देश में होम्योपैथिक सिस्टम एक वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है। देश में करीब 250 के करीब होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं, और सब जगह यह सिस्टम इतना चलता है क्योंकि यह बीमारी को न केवल जड़ से दूर करने, बल्कि बीमारी को न हो, इसके लिए यह इस तरह से कारगर साबित हुई है। बंगाल में इसकी एक्सेप्टेंस और ज्यादा है, क्योंकि बंगाल के जो भी होम्योपैथी के नामी गिरामी डॉक्टर रहे हैं, ज्यादातर वो बंगाल से रहे हैं, और बंगाल से ही इसका ओरिजिन हुआ। तो मैं आपके माध्यम से, जो भी सुन रहे हैं या भविष्य में जो सुनेंगे,
मैं सबको यह कहता हूं कि आने वाले दिन में केवल कोरोना ही नहीं, जो भी बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जो लाइफस्टाइल की वजह से हो या जीवन शैली को एक खास ढंग से जीने की वजह से हो, समाज में जो टेंशन, एंजाइटी ये सब बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो बीमारियां हो। अभी कोरोना के टाइम में लोग घर में बंद थे, लॉकडाउन था, जीविका की प्रॉब्लम थी। इस सब प्रॉब्लम में जो मानसिक तनाव, अनिद्रा या इस तरह की जो बीमारियां हुई है, इस सब में होम्योपैथी अत्यधिक कारगर साबित हुआ है। और होम्योपैथी की दवा न केवल कम मूल्य में उपलब्ध है, पर ये अत्यधिक कारगर साबित हुआ है। तो आप सबको इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि होम्योपैथिक दवा खाएं, जो शिक्षित और प्रॉपरली कॉलेज से ट्रेंड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे दवा लें और उनसे दवा खाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष सिंह जी। बहुत ही सरल शब्दों में आपने ओजस्वी भाषा में होम्योपैथी की महत्ता का बखान किया। हमारे साथ योगी अमृत राज जी भी जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से, उन्हें भी मैं बाद में इनवाइट करूंगा बोलने के लिए। वो भी योग के एक मूर्धन्य विद्वान है, ऋषिकेश में आश्रम है। अभी मैं आपके पश्चात आपको धन्यवाद देते हुए मैं आदरणीय BM गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों को मार्ग निर्देशित करें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के और हम लोगों के मार्ग निर्देशक हैं आदरणीय BM गुप्ता जी। थोड़ा सा चेहरा कट रहा है गुरु जी। मान्यवर, एक अनुरोध था। अब ठीक है, अब ठीक है। उनके आने के पहले एक छोटा सा अनुरोध था। आज साल का पहला दिन है, मैं ऑफिस में हूँ और जानते हैं कि बहुत तरह के ऑफिस के अपने कार्यक्रम और बिल पेमेंट ये सब चलता रहता है। तो अगर आज मुझे माफी दे दे तो मैं थोड़ा जल्दी निकल के ये सारे काम को निपटा सकूं। जरूर जरूर जरूर, हमारे गुप्ता जी के भाषण के बाद आप बिल्कुल मालिक हैं आप। ठीक, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्वाइन हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आप जब भी बुलाएंगे हम हमेशा आपके साथ हैं। जरूर जरूर मेरे मार्ग निर्देशक के प्रवचन के। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह जी, जिनका अभी हमने एक उद्बोधन, प्रेरक उद्बोधन प्राप्त किया, और आगे भी हम अभी जो मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं, उद्बोधन प्राप्त करने वाले हैं, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कोलकाता के हेड डॉक्टर यूनुस मुंशी जी और योगराज अमितराज जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिष सिद्धा के योगाश्रम हॉस्पिटल चेन्नई के डॉक्टर P संथई कुमार जी, और हमारे ऊर्जावान साथी जो दिन कुछ ना कुछ हम सबके लिए करते रहते हैं, आयुर्वेद के लिए करते रहते हैं, ऐसे भाई पवन शर्मा जी हमारे अनुज हैं, और बाकी सभी श्रोता भाई बहनों, सर्वप्रथम आज का दिन 2021 प्रारंभ हो रहा है, अतः नव वर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सभी पीड़ित मानवता की सेवा में पूरी शक्ति और योग्यता से लगे रहने के लिए सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें तथा ऊर्जावान बने रहें। वर्ष 2020 बीत गया, लेकिन विश्व को रुलाकर उसने इतना सताया कि लगता है कि 2020 के कैलेंडर की कोई बात भी ना करे, उसे दीवार पर से ही उतार कर नहीं बल्कि अपने दिलो दिमाग से भी उतार दे। लेकिन यह वर्ष हमें बहुत कुछ दे करके भी गया है, हमें चैलेंजिंग अवसर दे करके गया, भारतीय संस्कृति की व्यवहारिक श्रेष्ठता को भी जगत के सामने प्रतिपादित करके गया, आयुर्वेद जीवन शैली और चिकित्सा सभी को प्रमाणित करके गया, पूरे विश्व को नमस्ते भी सिखला कर गया। राह के जो पत्थर होते हैं, अवरोध होते हैं, प्रज्ञावान उनको सोपान बनाकर उसके ऊपर चढ़ करके आगे बढ़ करके निकल जाते हैं, और हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों ने भी इस कालखंड में यही काम किया है। बंधुओं, पूरे विश्व में छोटी बड़ी मिलाकर के तमाम 75-80 तक हम चिकित्सा पद्धतियों की गणना कर सकते हैं, किंतु आयुर्वेद ही वह एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जो जीवन का विज्ञान है, केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं। स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या
इसकी अपनी विशेषता है। आज कोरोना काल में जब अमेरिका आदि देशों में मृत्यु दर हमें भयभीत कर देने वाली रही, भारत में इतनी कम क्यों रही, यह विचारणीय है। इसका कारण आयुर्वेदीय जो दिनचर्या है, आहार विहार है, इसके प्रमुख कारण है। भारत में जो मृत्यु दर इतनी कम रही और रिकवरी रेट इतना अधिक रहा, उसका भी यही कारण रहा है। यदि हमें 2021 और उसके आगे मानव के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, तो केवल दवाओं से ही नहीं, वरन रोग ही न हो, यह हमें विशेष रूप से चिंता करनी होगी। और यही बात तो आयुर्वेद बतलाता है। और आयुर्वेद का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह भी यही है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वास्थ्य व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, यह प्रथम उद्देश्य है। और आतुर से विकार प्रशमनम, ये आतुर की विकार प्रशमन की बात करना, ये बात की बात है। आज नई नई संक्रमित बीमारियों के नाम हम सुनते हैं, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, कोविड-19। हमारे आचार्य अच्छी तरह से जानते थे कि बहुत सारी व्याधियां हैं जो संक्रमण से होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो संक्रमण के बारे में जानते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने लिखा है संक्रामयंती नरान नरः, जो एक दूसरे संसर्ग से जो व्याधियां होती हैं उनको अच्छी तरह से ज्ञान था, किंतु उन्होंने उस पर विशेष चिंता नहीं की। उन्होंने क्षेत्र की चिंता की। बीज और अंबु, ये सब बात की बातें हैं। क्षेत्र अर्थात यह शरीर यदि हमारा इस प्रकार का होगा कि इसमें बाहरी कोई जीवाणु विषाणु कोई प्रभावित नहीं कर सके, अर्थात हमारे दोष का वैषम्य डिस्टर्ब नहीं कर सके, तो रोग होगा ही नहीं। और जब जिस प्रकार से रोग उत्पन्न हुए, हमारे आचार्यों ने विभिन्न प्रयोग कर करके, नए नए अवलोकन करके उनको दूर किया। एक बड़ा दो पंक्ति में आपको बोलना चाहूंगा कि हार जाते हैं अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से, तो भस्म करते थे उसे हम भस्म के संयोग से। अर्थात विभिन्न प्रकार की भस्मों को खिला करके हम ऐसी ऐसी व्याधियों को दूर करते थे जिनको दुनिया के कोई चिकित्सक दूर नहीं कर पाते थे। बख्तियार खिलजी का उदाहरण हमारे सामने है। जब बख्तियार खिलजी बीमार हुआ और नालंदा के आचार्य, जब उनके जो यूनानी आचार्य थे, यूनानी जो हकीम थे, उसकी रोगी को ठीक नहीं कर सके उसके रोग को, तो उसके बाद कुछ लोगों ने उसको कहा कि नालंदा के जो आचार्य हैं, आयुर्वेद के विद्वान हैं, वह आपके रोग को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने शिलभद्र जी को बुलाया और आचार्य को बुलाने के बाद उसने शर्त रखी कि मैं आयुर्वेदिक की कोई दवा नहीं लूंगा, क्या आप हमको ठीक कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको एक पुस्तक भिजवाई, वो कुरान थी, और उन्होंने कहा कि इसके 50 पेज आपको सुबह दोपहर और शाम को पढ़ना है। और बाद में जब वो ठीक हो गया तो कहा, बुलाया उसको कि तुमने कैसे ठीक कर दिया, कोई दवा नहीं थी। उसने शर्त रखी थी कि हम तुम्हारी कोई दवा खाएंगे नहीं, और यदि हम ठीक नहीं हुए तो तुम्हारा हम सर कलम कर देंगे। उसके बावजूद जब वो ठीक हो गया तो उसको बुला करके फिर पूछा गया कि कैसे ठीक हो गया। तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि हमने कुरान शरीफ में थोड़ी सी दवा हर पेज पर लगा दी थी, और वो केवल पेज आपको पलट पलट करके पढ़ने थे। क्योंकि 50 पेज सुबह, क्योंकि काउंटिंग पेज नंबर उसमें लिखे रहते नहीं थे, पहले हस्तलिखित प्रतियां होती थी, तो हर पुस्तक को वो हर पेज को थूक से लगा लगा करके, जीभ से लगा लगा करके पलटता था। और इस तरह से उसने 50 पेज सुबह, 50 पेज दोपहर को और 50 पेज शाम को पढ़े, और वो ठीक हो गया। यह अलग बात है कि बाद में फिर उसने आचार्य से गुस्सा इसलिए हुआ कि हिंदुओं में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे हकीम नहीं कर सके, तो ऐसे लोगों को तो रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसने गुस्सा में आकर के पूरे नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी, हम सब जानते हैं 6 माह तक वो लाइब्रेरी चली, और उसमें पुस्तकें नहीं थी, यह भी हमको ज्ञात होगा। वह पांडुलिपियां थी जो कि हाथ से लिखी जाती थी। तो हस्तलिखित पांडुलिपियों का ऐसा समूह जो 6 महीने तक जला। उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत भी बच गई पुस्तकें, जो कुछ भागते भूगते जो विदेशी जो शिष्य रहते थे, क्योंकि वहां 2000 आचार्य थे और 10,000 शिष्य थे जो विभिन्न देशों से आकर के वहां शिक्षा ग्रहण करते थे, वो कुछ अपने छिपा करके एक आध पुस्तकें जो ले जा चुके इधर उधर ले गए, कभी चीन ले गए, तिब्बत ले गए, इधर उधर लेके जो बच गई, उसके आधार पर भी आज आयुर्वेद में जो कुछ भी है वो पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए आज भी पर्याप्त है। आयुर्वेद सृष्टि के आरंभ से ही जो प्रारंभ हुआ है, ब्रह्म स्मृत्वा ऐसो वेदम प्रजापति मजिग्रत तौ अश्विनी तौ सहस्त्राक्षो तो अत्रि पुत्रादि कान मुनीन, यानी जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से आयुर्वेद का जो प्रारंभ है वो तब से हुआ है। इतना साहित्य,
इतना चिकित्सा शास्त्र जो अपार भंडार था वह और कहीं देखने को मिलता नहीं है। यदि हम पूर्वाग्रह से रहित होकर के थोड़ा सा विचार करें तो वास्तव में व्याधि चिकित्सा कौन सी है? चिकित्सा, असली चिकित्सा वो है जिसके बारे में आचार्य ने लिखा है कि प्रयोग समेत व्याधि यो न अन्यम उदीरयेत ना तू विशुद्ध शुद्धस्तु समेत यो न कोपयेत। आज हम देखते हैं बहुत सारी मेडिसिन का हम प्रयोग करते हैं आधुनिक विज्ञान की। मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्यता है, यह वे भी मानते हैं और सारा जगत मानता है कि किसी भी एंटीबायोटिक को या किसी भी औषधि को लेते हैं तो किसी न किसी औषधि का किसी न किसी ऑर्गन पर दुष्परिणाम होता ही है। और बाद में हमने तमाम औषधियों को देखा कि आई मार्केट में आई और आकर के साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद वो विदा कर दी गई और तब मालूम पड़ा कि इसने किडनी को डैमेज किया, इसने लिवर को डैमेज किया, इसने इस सिस्टम को, इसके ऊपर साइड इफेक्ट होता है। लेकिन आयुर्वेद की जो औषधियां थी जो हजारों साल पहले आविष्कृत की हुई वो आज भी यथावत कार्य कर रही हैं। सुदर्शन चूर्ण यदि उस जमाने में उतना अच्छा काम करता था तो आज भी वही सुदर्शन चूर्ण है, उसका कोई फार्मूला बदला नहीं है। जो विभिन्न प्रकार की गुग्गुल हैं, विभिन्न प्रकार की भस्में हैं, च्यवनप्राश है, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम जो उस समय च्यवनप्राश करता था आज भी च्यवनप्राश जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। हमारे यहाँ जो अनुपान और सहपान की बात आयुर्वेद में कही गई है, क्षमा करेंगे मैं किसी पैथी के बारे में कोई अलग बात नहीं, गलत बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अनुपान और सहपान की जो व्यवस्था है वो सामान्यतः बहुत कम पैथियों में है, लगभग नगण्य। एक ही औषधि होती है, अलग अलग अनुपान के साथ में उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है, विभिन्न विभिन्न व्याधियों को वो दूर कर सकती है। ऐसी कोई पैथी संभवतः नहीं है कि अगर उसको गर्म दूध के साथ लिया जाए तो और प्रभाव होगा, अदरक के रस के साथ लिया जाए तो और प्रभाव होगा, मेडिसिन वही होगी, मधु के साथ लिया जाए तो और प्रभाव होगा, विभिन्न विभिन्न क्वाथ उसके ऊपर से पी लिए जाए तो उसका अलग प्रभाव होगा। ऐसी एक ही मेडिसिन लेकिन अनुपान और सहपान के भेद से वो अलग अलग प्रभाव करती हो, ऐसी पैथियां कितनी हैं जरा हम गणना करके देखें। पथ्य और अपथ्य की बात जब हम करेंगे, जो कि आयुर्वेद की अपनी विशेषता है, एक ही औषधि केवल बिना औषधि के भी पथ्य के रहते हुए हम व्याधियों को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण जो लोलम्य राज ने कहा है कि पथ्ये सती गदार्थस्य किम औषधि निषेवणम और पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषधि निषेवणम। यदि हम पथ्य रखते हैं तो हमें औषधियों की आवश्यकता नहीं है, और यदि हम पथ्य नहीं करते हैं, अपथ्य करते हैं, तो फिर औषधियों के लेने से कोई फायदा नहीं है। आप कुछ भी औषधियां लेते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। औषधि सेवन के जो 13 काल हैं, ये आयुर्वेद की अपनी विशेषता है। मासानुमासिक गर्भिणी की परिचर्या ये किस शास्त्र में है, ये किस पैथी में वर्णित है? हम आज उसका प्रत्यक्ष वर्णन देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 17वीं शताब्दी इंग्लैंड की शताब्दी होगी, 18वीं शताब्दी फ्रांस की शताब्दी होगी, 19वीं शताब्दी जर्मनी की शताब्दी होगी और 20वीं शताब्दी अमेरिका की शताब्दी होगी, किंतु 21वीं शताब्दी केवल और केवल भारत की शताब्दी होगी। इसी बात को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने भी अपने किसी उद्बोधन में कहा था, जिसका उद्धरण देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने भी इसको दोहराया था। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आज हम इसका अनुभव करते देखते हैं, हम ये देख रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, सैन्य का क्षेत्र हो, विभिन्न प्रकार के विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हमने विश्व को हर क्षेत्र में दिया है। फादर ऑफ सर्जरी जिसे विश्व ने माना है, आचार्य सुश्रुत ने यंत्रों का, शस्त्रों का प्रयोग, अनुशस्त्रों का प्रयोग और विविध प्रकार के शल्य क्रियाओं का जो वर्णन किया है, इतने प्राचीन काल में कहीं भी किसी पैथी में कहीं भी विश्व में देखने को नहीं मिलता है। प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो हम आज गणेश जी का जो सिर लगाया गया था उसकी हम बात नहीं करते हैं, पूषा के दंत चिकित्सा और विस्फल्या की टांग की आज हम बात बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। लेकिन 1792 में टीपू सुल्तान ने जिस गाड़ीवान की नाक काट दी थी और बाद में उस गाड़ीवान की कटी हुई नाक को प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा वहां के शल्य चिकित्सकों ने ठीक कर दिया था, उसका वर्णन थॉमस क्रूसो और जेम्स टिंडले ने किया है। इस घटना का बड़े विस्तार से वर्णन किया है और जो लंदन की जेंटलमैन्स जो मैगजीन है उसमें इसको देखा जा सकता है। होलवाल भी लिखता है कि नालंदा में स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन किया जाता था
इसे हम नहीं नकार सकते और इसको तो विश्वास करना ही पड़ेगा। ये कोई माइथोलॉजी की बात नहीं है। हमें स्वस्थ रखने और स्वस्थ करने की बात हम जब करते हैं तो हमें स्वस्थ की परिभाषा को भी बड़े ध्यान से देखना होगा कि स्वस्थ की परिभाषा किस पैथी में, किस देश में, कहां पर क्या कही गई है। जहां तक आयुर्वेद की परिभाषा का सवाल है तो स्वस्थ की परिभाषा के लिए इतनी विशाल परिभाषा कहीं विश्व में देखने नहीं आती है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो समदोष, सम अग्नि और धातु और बलों की क्रियाएं, इसके साथ ही इतना ही नहीं बल्कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, जो WHO की जो परिभाषा है स्वस्थ की, उससे भी एक कदम आगे की परिभाषा है। और आयुर्वेद इसी परिभाषा पर स्वस्थ पुरुष की जो परीक्षा है वो करना चाहता है और वो चाहता है कि इन सभी परिभाषाओं पर जो खरा उतरेगा वही स्वस्थ है। तो अभी मैंने जो युक्ति की बात की कि अगर ऐसी भी शर्त रख दी जाए कि हम दवाई आपकी नहीं खाएंगे फिर भी हमारे चिकित्सक ठीक कर सकते हैं। यदि हमें दस्त लाना है, हमको परगेशन देना है, तो परगेशन देने के लिए यदि कोई बोलता है हम कोई दवाई नहीं खाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई रस भस्म देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा केवल इसनोई के 2-4 बूंद किसी पापड़ वगैरह के टुकड़े में अगर अपन डाल दें और उसके बाद पापड़ का टुकड़ा वो खाएगा, उसको आराम से इसनोई क्षीर उसके उदर में पहुंचेगा और उसका उदर विरेचन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसी कल्पनाएं हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो इतना तक बताया है कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो कुछ यहाँ है, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे अर्थ की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे मोक्ष की बात हो, जो कुछ भी यहाँ है वही सब कहीं है। और यदि कहीं पर दुनिया में जहां पर भी जिस शास्त्र में जो कुछ भी है वह सब आयुर्वेद में और चरक संहिता में वर्णित है। अभी दुनिया में मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ है, अभी हर पेड़ पर गिद्धों का बसेरा नहीं हुआ है, अभी बारूद के गुबार से सूरज कुछ थका थका सा लगता है, फिर भी सूरज के बिना सवेरा क्या हुआ है कभी। तो सूरज के बिना सवेरा नहीं हुआ है और वह आयुर्वेद का ही सूर्य है जो 21वीं सदी में जो तो करेगा ही। और अभी जो बात है आज पर्सपेक्टिव इसकी 2021 की, 21वीं सदी के 2021 ही नहीं बल्कि पूरी सदी में अब पूरे विश्व मानव को आयुर्वेद ही है जो कि स्वस्थ रखने का बीड़ा उठाता है। और यह विश्वास है साथियों विश्व मानव के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए पूर्व काल में भी हमने स्वास्थ्य की चिंता की है और भविष्य में ये आयुर्वेद भविष्य में सब स्वास्थ्य की चिंता, विश्व मानव के स्वास्थ्य की चिंता करता रहेगा। बंधुओं, शानदार था भूत, भविष्य भी महान है, संभाल सकें अगर इसे जो आज वर्तमान है। मैं आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए मैं 2 लाइन ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारे पास है उसको केवल संभालें और वो व्यर्थ न जाए। निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी उस ज्ञान को एकत्रित करके और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए सतत प्रयासरत है। और जो विश्व आयुर्वेद परिषद है अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आगामी पीढ़ी है, जो भारतवर्ष में जो नई पीढ़ी है आयुर्वेद की, जो आयुर्वेद के विवेकानंद हैं, जो विश्व में ध्वजा फहराने वाले हैं, उनको ये हस्तांतरित करने जा रही है। केवल उनको पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण विश्वास के साथ में नई पीढ़ी को आयुर्वेद को ग्रहण करने की आवश्यकता है। निश्चित ही हम सभी इसमें सफल होंगे और विश्व को भारत योग के माध्यम से जिस प्रकार से दे रहा है उसी प्रकार से मार्गदर्शन आयुर्वेद के माध्यम से भी देगा। और आयुर्वेद अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से पूरे विश्व मानव को ये गारंटी के साथ स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराएगा। बंधुओं, हमें आज आप सबके बीच में 2 शब्द बोलने का और विद्वानों को सुनने का जो अवसर मिला है, हम अपने अनुज भाई पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सबके दर्शन करने का, आपको सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय धन्वन्तरि, जय आयुर्वेद। बहुत ही प्रेरक साहब, बहुत ही ओजस्वी प्रवचन। मैं आपको हृदय से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। आपने जो
2 कविताएं पढ़ के हम लोगों का मार्गनिर्देशन किया, उन कविताओं की भी मैं आपसे मांग करूंगा। वो बहुत अच्छी कविताएं हैं, दोनों 2-2 लाइनें भी बड़ी ओजस्वी हैं और प्रेरक हैं। मैं आपको हृदय से शत शत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब और रीजनल क्षमा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट जुड़ने के, में देर हुई मेरे को, नहीं नहीं कोई बात नहीं था, डाउनलोड नहीं हो रहा था उसमें, वो मैं समझ रहा था नहीं, गूगल मेरा भी वगैरह से, नमस्कार कीजिएगा। फिर भी जुड़ गया मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी को मेरा भी प्रणाम है। हाँ भाई साहब प्रणाम, भाई साहब प्रणाम। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार। ओजस्वी भाषण है आपका, बहुत। भाषण कहाँ, दो चार दे पाया हूँ। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पवन ठीक बोल रहा है आपके लिए, जी बहुत ओजस्वी भाषण है आपका। धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत जी भाई धन्यवाद साहब सर। प्रणाम। आप सबका मैं स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। जी अपने आयुर्वेद जैसी एक बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है यूनानी। जी यूनानी के विद्वान आदरणीय डॉक्टर यूनिस इफ्तिकार मुंशी जी यहाँ रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के इंचार्ज हैं, बहुत सीनियर हैं। मैं डॉक्टर आदरणीय मुंशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो यूनानी के विषय में हमें मार्ग निर्देशित करें। डॉक्टर यूनिस इफ्तिकार मुंशी जी। मुंशी जी आप म्यूट हैं। हाँ आप ठीक है। हाँ आवाज आ रही है सर। बहुत धीमी आ रही है, आपका चेहरा नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क का थोड़ा सा कमजोर है नेटवर्क। हाँ अब ठीक है, अब नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। कोई बात नहीं सर। अब ठीक है ना? हाँ आवाज ठीक। शर्मा जी का उन्होंने इस कहिए या आप कुछ मीटिंग वो जो एक मनोबल की वजह से कोविड ने चाहे भले ही सबको परेशान किया हो, लेकिन आयुष के जो है आयुष के दिन इसने पूरे चमत्कारी कर दिए। और आयुष के साथ मतलब मैं बताऊंगा कि पहले से ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये एक तवक्का रखते थे कि हमें अगर कुछ मिलेगा तो आयुष से ही मिलेगा। उन्होंने पहले ही दिन जब शुरुआत हुई थी फरवरी मार्च में, तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ नजर दौड़ाई तो आयुष की तरफ दौड़ाई। अगर कुछ कर सकता है तो ये होम्योपैथ यही कुछ कर सकता है। बहुत सारे हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे सारे सिस्टम्स के का नहीं कहूंगा, मैं सारे सिस्टम्स को कहूंगा, उन्होंने मिलजुल कर जो आगे प्रयास किया और जिससे हमारा सर ऊंचा हो गया। यहां तक कि ये सुनने में आया, ये एक रिपोर्ट आया है कि आयुष की जो भी इंडस्ट्री है उन्होंने 40% इंक्रीज हो गया उनकी सेल। ये बहुत बड़ी बात है। जब सारे सेल्स डाउन थे की सेल्स बढ़ रही थी। आयुष का है इंटरनेशनली नेशनली ये बढ़ रहा था। खैर यूनानी की तरफ आऊंगा। आयुर्वेदा और होम्योपैथ उनके अपने वैज्ञानिकों ने किया। मैं एक छोटा सा यूनानी का एक कार्यक्रम हूँ, ज्यादा इतना बताता हूँ, लेकिन रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ताल्लुक से जो भी प्रगति हुई है यूनानी के ताल्लुक से या आयुष से, उसको थोड़ा सा दर्शाऊंगा। ये यूनानी का पहले मैं पवन जी के माध्यम से ये बात हूँ। एक कंसेप्ट दिया गया है कि दैट देयर इज अ रिलीजियस और सेक्ट बेस्ड जो डिवीजन है, ये कहीं नहीं है। ये बाद में किया है, वरना यूनानी की जो है वो 4वीं सदी ईस्वी में ईरान के
और क्रिश्चियन जो यूनानी का भी, इसमें आपका आयुर्वेदा भी है, उस मेडिसिन भी है, उसमें इजिप्शियन मेडिसिन है, रोमन मेडिसिन है, ग्रीक मेडिसिन है, पर्शियन मेडिसिन, सारे मेडिसिन का, सारे सिस्टम्स का जो है ट्रेडिशंस का एक अमल था। इसको उन्होंने, चूंकि वो पर्शियन थे, उनका फारसी का लैंग्वेज था, सारे जो भी ये लिटरेचर उनको अवेलेबल थे उसको उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया और उसके बाद अरबिक में ट्रांसलेट। अब मतलब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको मैं एग्जांपल दे दूंगा, हाजिमा, ये खाली हाजिमा नहीं है, ये खाना खाने से लेकर उस खाने को जो ऑर्गन में एक टिश्यू एक तक आते हैं उनका पूरा मतलब कॉम्बिनेशन आप डिस्क्राइब, इसलिए इसमें अरबिक और पर्शियन ज्यादातर लैंग्वेज में उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है कि ये किसी सेक्ट के लिए है। अदरवाइज जिस तरह डिजीज से मेडिसिन भी, डिजीज ये नहीं देखती है कि इसको जाना है, इसके पास जाना है या उसके पास जाना है। हमें मेडिसिन भी कि जो इस तरह से आए, यहाँ कि मैं हमारा उसमें मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं हमारे दूसरी सेक्ट से होते हैं। ये थोड़ा सा एक जो पर्टिकुलर सेक्ट, पर्टिकुलर रिलीजन का सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसको दिमाग से निकलना चाहिए। इससे जो प्रगति 5वीं और 6वीं सदी में हुई है यूनानी तिब्ब की, तो बाद की बात है, लेकिन वो चीज जो छुपाई गई, मतलब छुपाई डिलिबरेटली नहीं गई है, बेसिकली उस वक्त सोर्सेज हर एक चीज अवेलेबल है, और कि जो ईरान में था उसका कितना कंट्रीब्यूशन। अब पीछे का तो पूछना है क्या, इस वक्त मैं सीसीआरएम की बात कर रहा हूं कि हमारे पास हैदराबाद, आपका पटना, खैर कलकत्ता में छोटा सा सेंटर है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट स्टाफ नहीं है, इसलिए कुछ छोड़ दिया है। इन जगहों पे हमारा इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है कोविड को लेकर, पहले भी शुरू किया हो। आयुष काढ़ा था जो जोशांदा जिसको हम कहते हैं, उसमें आयुर्वेद और यूनानी में इतना फर्क नहीं है, जो चीजें उससे थोड़ा सा हटके हमने भी इस्तेमाल किया है। हमने जिंजिबर किया है जिसको कहते हैं, हमने दारचीनी को इस्तेमाल किया है, हमने कलौंजी को इस्तेमाल किया है। ये चीजें मिला के जो जोशांदा बना लिया है, असल सोस मिल्ठी जिसको आप कहते हैं, आयुर्वेद में मिल्ठी कहते हैं, और हम इन चीजों को इस्तेमाल करके जो काढ़ा बना लिया गया, और उसके बाद हमारा जिसको आप अमृत धारा, शायद पता नहीं, शायद अमृत धारा कहते हैं, जो थाइमोन कैम्फर को मिला के जो लिक्विड बन जाता है, वो हमने इस्तेमाल किया है। 2 बूंद मैं कभी कभी कहता था अपने लेक्चर्स में कि 2 बूंद जिंदगी के हैं। ये 2 बूंद आपको 1 कप पानी में मिला के फिर पीने से, बिल्कुल मैं खुद अपने ऊपर तजुर्बा किया, मैं पेशेंट्स को खिलाया हूँ, अपने लोगों को खिलाया हूँ, यहाँ तक कि हमारे हिंदी के यहाँ पे अधिकारी है, वो होम मिनिस्ट्री के जो हिंदी का विभाग देखते हैं, उनको कह दिया, उनको भी फर्क हो गया। मतलब 24 आवर्स में ही आपको फर्क लगता है कि ये जो सिम्टम्स हैं, जो खांसी, गला खराब या आपके जुकाम का ये लक्षण थे, उसमें इतना फर्क आता था 24 घंटों के अंदर अंदर कि मैं खुद हैरान रह गया कि ये हमारे पास छुपा हुआ था, अब ये बाहर आ गया। ये जो ऐसी चीजों की बैक्टीरिया की वबाई है जो 1919 में जो यहाँ पे स्पेश फ्लू आया था, उसमें जो हकीम अजमल खान ने दवाइयों का तरतीब दिया था, उसी बेसिस कुछ जिनका इस वक्त है मेड्रास में, चेन्नई में चल रहा है या मुंबई में चल रहा है, जे हॉस्पिटल में हमारा सेंटर है वहां पे चल रहा है। ये एक जो हिडन हमारा ये था,
विदेशी ममालिक है। परसों हमारा आईएएस टीम का ये था, उसमें फॉरेनर्स कुछ थे, उनकी नजरें भी इंडिया पर लगी हुई है कि इंडिया से क्या निकल के आता है जो कि सेफ और साउंड हो, जिससे भले ही फर्क थोड़ा सा कम हो लेकिन सेफ्टी मैटर, सेफ्टी होती है इसमें जो हमारा हर्बल प्रिपरेशंस होते हैं। एलोपैथी का हम गलत नहीं कहेंगे, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनका भी अपना कार्यक्रम है क्या नहीं है, लेकिन उनके पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। वो एंटीबायोटिक भी खिलाते हैं, वो एंटीवायरल भी खिलाते हैं, एंटी एलर्जिक भी, वो अभी भी कंफ्यूज है कि हम क्या देंगे उसको, जबकि हमारे पास सिंपल एक बात है कि हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो खुद ब खुद आदमी उसका डिफाई करता है। इम्यूनिटी का जो यूनानी में या आयुर्वेदा में जो कंसेप्ट है कि बॉडी का जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म, जिस तरह एक कंट्री जो है अपनी आर्मी पे ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा करती है वो अपनी आर्मी पे करती है। हर एक कंट्री जो है उसका 60% लगभग बजट जो है 60-70% बजट आर्मी पे होता है। इसी तरह से हमारा भी जो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जो बाहर के ताकतों से लड़ता है, बाहर के इन्फेक्शन से लड़ता है, उस पर भी हमारा ध्यान कम से कम 70% होना चाहिए, चाहे डाइट के थ्रू हो, चाहे हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ हर्ब्स लेने पड़े, जिससे हमारा दिफाई निजाम जो है वो स्ट्रांग हो जाए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, दिख रहे हैं आप, क्लियर दिख। हेलो शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, ओके आवाज आ रही है, ओके ओके ओके, आवाज आ रही है। थैंक। तो ये चीज, जी, ये चीजें जो है, इससे मैं पहले भी कहता आया हूं कि दैट जिस तरह से एक कंट्री अपनी आर्मी, अपना डिफेंस जो है स्ट्रांग रखता है, इसी तरह से हमें भी अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वही स्ट्रांग रखना है। उसके लिए जो भी तदबीरें हैं, जो भी, चाहे वो रेजीम हो, चाहे वो मेडिकल रेजीम हो, क्योंकि आयुष का ज्यादा से ज्यादा, आयुष चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो प्रिवेंटिव मेजर पे ही होता है। हमारा सबसे ज्यादा जो है, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, पहला चैप्टर ही ये होगा कि किस तरह से, जो अगर किसी को सेहत है तो उसको किस तरह से कायम रखा जाएगा, किस तरह से प्रिवेंट किया जाएगा फ्रॉम जो डिजीज बाहर की आती है। तो वो जो दिफाई निज़ाम जो हमारा है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है। जो हम चाहे केमिकल सब्सटेंसेस लेंगे, चाहे बाहर के खाने पीने के आइटम्स ले लेंगे, जिसको स्ट्रीट फूड्स कहते हैं, फास्ट फूड्स कहते हैं, कहीं ना कहीं वो उनमें ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। अगर आप घर का बनाया हुआ ले लेंगे और फिर उसमें जो अपने मसाले जात हैं, चाहे अदरक हो, चाहे लहसुन हो, चाहे अपने दालचीनी हो, ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो खुद ब खुद ऐसी मतलब स्ट्रांग हो जाता है कि दैट वो दूसरी चीजों को डिफाई कर लेता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोरोना, हो सकता है मेरी तरफ से भी आया होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ दिन बुखार रहा, जुकाम रहा, लेकिन वही अपना जो काढ़ा है, और मैंने बहुत लोगों को देखा जिनके साथ भी बात हुई कि अरे हमें भी जुकाम हो गया तो हमने काढ़ा ही ले लिया। तो काढ़ा इतना चला कि कहने की बात ही नहीं। यहाँ तक कि फिर इंडस्ट्री को भी काढ़ा लेके आना पड़ा, चाहे आयुष कवट हो, चाहे आयुष काढ़ा हो, इंडस्ट्री भी उसी तरफ, उसी जानिब चली। हमारा यही होता है, गवर्नमेंट का भी यही होता है कि किसी तरीके से पब्लिक की सेफ, नंबर 1, नंबर 2, इंडस्ट्री के लोग इसके साथ जुड़े हुए भी चले। ये गवर्नमेंट का अपना ये होता है। गवर्नमेंट कमाने के लिए बैठी नहीं है। गवर्नमेंट को कमाने, जो भी डिपार्टमेंट खुला है वो कमाने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि वो रास्ते दिखाता है किस तरह से आप कमाई करेंगे। हमारा रिसर्च निकल के आएगा, चाहे अभी निकला हो, आधा तो निकला है, जैसे एर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक का है, जैसे आयुर्वेदा का कुछ 1-2 ड्रग्स निकले हैं, यूनानी के 1-2 ड्रग्स निकल के आए हैं, उसको फिर इंडस्ट्रीज वाले अडॉप्ट कर लेते हैं और वो चलता रहता है। ये इंडस्ट्री होता है, कोई उसके इंडस्ट्री चलेगी, डिपार्टमेंट भी, पब्लिक को, मेन चीज होता है कि पब्लिक को कितना फायदा होगा। यूनियन के ताल्लुक से ये नेशनली एक्सेप्टेड, ये किसी सेक्टर के लिए, बल्कि नेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ, वो भी जब ब्रिटिश थे वो
से थोड़ा ट्रेडिशनल मेडिसिन फिर हजारों साल आ रहा है, अभी भी जिंदा है और आगे भी अब लोग आए वहां से का बीच में आया, 100-200 साल तक जो उनका रहा, तो वहां से बिल्कुल थक हार के आ रहे हैं, वो उनकी नजरें आयुष्य है। और मैं उम्मीद करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री, हमारी गवर्नमेंट उनकी है कि आयुष कुछ न भी आप दूसरे स्टेट्स में भी देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल में, इवन गुजरात, वहां पे अगर कुछ चलता है अभी तो वो आयुष ही चलता है, और आयुष की ताल्लुक से ही और हमारा फ्यूचर जो है, क्योंकि 81 है और मगर उसके लिए शर्त ये है कि हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर लें। इट इज नॉट ओनली दैट जो प्लेटर पे मिला और वो चलते बने, नहीं, उसमें कंट्रीब्यूट करना है, इसमें हमें अभी आगे चलना है। पीछे क्या हुआ, पीछे था वो हो गया, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को भी आगे आना है। वी हैव द बिग एस्टैब्लिशमेंट्स लाइक ज़ंडू है, डाबर है, हिमालय है, जिनके अपने रिसर्च लैब्स बने हुए हैं, कुछ लेके आते हैं। जो कभी ट्रेन आती है, ये सच कहा है कि जो ये हमारा ये कम रहा मोर्टेलिटी का, क्योर रेट ज्यादा रही, ये हॉस्पिटल्स में भी जो थे वो भी शानदार, या आप टी कहिए, जिंजर टी कहिए, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हमें हाँ, बीच में कट गई थी आवाज। लोगों को फायदा होना है, लोगों को फायदा करना है, भले ही वो आयुष के एक सिस्टम से हो या दूसरे सिस्टम से हो। गवर्नमेंट इस वक्त जो फॉरेन में प्रमोट करती है वो आयुष कर रही है, आयुर्वेदा है, न यूनानी है, न योगा है, न सिद्धा है, वो सिंपल आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इज नाउ आयुष। ये जो अपना ट्रेडिशनल जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे है, तो हमारे घरों में भी है, करो भगले, मेरी नजरों से दूर हो जाए, यही है। मेरे को अपने आप से डर लगता है, तेरे से नहीं। लगता है किसे डर रहे हैं डॉक्टर साहब, किसे डर रहे हैं? आपकी आवाज कट रही थी बीच बीच में। नहीं, आप बीच में आप बोल रहे थे, मुझे कुछ डर, आप बोल रहे थे मुझे कुछ डर लग रहा है, तो मुझे पता नहीं किसे डर लग रहा था आपको, इसीलिए मैं रुक गया बीच में। मेरे यहाँ टीम काम कर रही है, वो बेचारी पार्टी मनाने जाना चाहती है, मैं उसको रोके बैठा हूँ इसलिए। जी जी, प्लीज चलिए, कंटिन्यू। मैं अपना मुख्तसर कर लेता हूँ। मैं हमारी गवर्नमेंट कोशिश लेवल पे यही कोशिश रहेगी that we will take आयुष to the heights, new heights। अभी इब्तिदाई इश्क है, डरते हो, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या बात, हमें बहुत दूर जाना है, हमें सितारों है, हमें छूना है आगे जाके, ताकि इंटरनेशनली जो है, जो रिकॉग्निशन मिली है कोविड के दौरान, उसको 2 times 3 times इंक्रीज करें 2021 में। आई वेलकम यू फॉर द 2021 from the side of Unani system of medicine, and I hope that everybody will benefit from the system as a whole, from Ayush system as a whole, and Unani system in particular. Thank you very much. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आपकी आयुर्वेद और यूनानी दोनों ही हमारी बड़ी पुरानी परंपराएं हैं, जो अब कोरोना ने लोगों को याद दिला दी है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसीलिए कहता हूं कि कोरोना ब्लेसिंग इन डिसगाइज है फॉर आयुर्वेद एंड योगा। मैं अब मैं क्या कहूं, मेरे मित्र के पुत्र और बहुत महान मूर्धन्य योगीराज, जो
ऋषिकेश में तपोवन में उनका आश्रम है, माँ योग आश्रम, और ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन है जिसके वो ट्रस्टी हैं। और मेरे ख्याल से कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस, यूके, सब जगह वो रॉयल फैमिलीज को योगा सिखा चुके हैं। मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनसे योगा, अब ये जो आप लोग बोलते थे वो आज दुनिया मान गई, योगा से ही होगा। तो नाउ आई इनवाइट माय यंगर 4th जनरेशन डॉक्टर योगी अमृतराज। सबसे पहले मैं आप बड़े गुरुजनों को प्रणाम करते हुए डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी, प्रतीक राठी जी, आप सभी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी को, यूनिस जी को, आप सभी को, रिस्पेक्टेड डिवाइन सोल्स एंड प्रभु जी को दिल से और आत्मा से प्रणाम। मैं आप सभी को सबसे पहले गंगा जी से कहना चाहूंगा, जय गंगा। आपके जीवन में खुशियां आए, बिग स्माइल रहे, पॉजिटिविटी रहे और बहुत सारा आनंद रहे। आज आप सबकी परमिशन से प्रभु जी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है योग में, जैसे कहते हैं योग अथ योगानुशासनम, कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जोड़ना। अब जैसे आपके और हमारे बीच में वाईफाई का कनेक्शन है और उस वाईफाई के कनेक्शन से डाउनलोडिंग हो रही, स्पीच की, फेस की, सब चीज की। तो आज मैं कहना चाहूंगा क्यों ना हम 2021 में अपने इनर वाईफाई से कनेक्ट हो और ज्यादा क्रिएटिविटी को डाउनलोड करें और ज्यादा हैप्पीनेस को डाउनलोड करें और ज्यादा बिग स्माइल को डाउनलोड। सर, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि योग के माध्यम से खाली आंतरिक बाहरी रूपांतरण नहीं होता है, आंतरिक रूपांतरण भी होता है। यहाँ ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि खुश रहने में कोई खर्चा नहीं है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है और जब हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। सर, मैंने स्माइल पे 3 आर्टिकल किए हैं और एक आर्टिकल था स्माइल ऑल द। ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें था 500 स्माइल्स ए डे। दैट्स व्हाट वी प्रिस्क्राइब एवरीवन, 500 स्माइल। तो बड़ों के आशीर्वाद से, भाई बहनों के प्यार से, यहाँ मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक चीज का हमने बहुत बड़ा देखा है जिससे फायदा हुआ है, वो है ब्रह्म मुहूर्त से सुबह जल्दी उठने। तो जो स्पिरिचुअल पार्टी टाइम है वो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और अगर हम सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते हैं, जैसे महात्मा गांधी की सुबह शाम प्रार्थना, हम सुबह उठकर जब हम प्रार्थना करते, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हम यहाँ पर माँ योग आश्रम जो कि आरोग्य धाम का ही पार्ट है, यहाँ पर लोगों को योगा रिट्रीट, योगा आयुर्वेदा रिट्रीट कराते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमें खुश रहना है। और जिससे भी हम बात करें, हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान। तो जैसे हम आर्मी में भी जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी जाते हैं, तो वहां पे कमांडर होता है, वो अपनी कमांड को जो है, तो हम यहाँ पे हमें योग विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान के माध्यम से हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप सभी से यही शेयर करना चाहूंगा कि जब हम रात को सोते हैं तो हम खुश होकर सोएं, जब हम सुबह उठते हैं तो हम खुश होकर उठें, जब हम रात को सोते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड करके सोएं और जब हम सुबह उठे हम ग्रेटिट्यूड कर उठे। यहाँ ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की असीम संपदा हमें मिली है, सूरज के रूप में, चांद के रूप में, आसमान के रूप में, गंगा जी के रूप में, पृथ्वी के रूप में। तो हमें ईश्वर को हर चीज के लिए और अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हाउस स्टाफ को, सबको थैंक यू बोलना बहुत। हम यहाँ गंगा जी पे हगिंग द स्काई कराते हैं, उसमें हाथों को खुलवाते हैं और कहते हैं कि आइए आसमान की तरफ देखिए और आप सभी हमारे साथ बोलें, वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, वी आर कनेक्टेड टू द प्लैनेट, वी आर कनेक्टेड टू द सन, वी आर कनेक्टेड टू द मून, वी आर कनेक्टेड टू द स्टार्स, वी आर कनेक्टेड टू द माउंटेन्स। और फिर तेजी से बोलते हैं आसमान की तरफ देखिए, थैंक यू सन, थैंक यू मून, थैंक यू स्टार्स, थैंक यू। जब हम थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल अपने जीवन में रेगुलर करते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स
उसका सिक्रीशन। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास दो चीजें हैं, एक नॉलेज है जो कि इंफॉर्मेशन है, एक योग जो है ऑन द मैट नहीं होता है, योग ऑफ द मैट होता है। खाली आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है, ध्यान में अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो भी ज्ञान हमें है, अगर हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम जानते हैं हमें स्माइल करना चाहिए, हम पूरे दिन में कितनी बार स्माइल करते हैं, हम जानते हैं कि हमें कृतज्ञता होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हम पूरे दिन में अपने ड्राइवर को, अपने कुक को, अपने पापा मम्मी को, अपने दादा दादी को, सन को, मून को, स्टार्स को, माउंटेन्स को कितनी बार थैंक यू। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों से हम अपने जीवन में रूपांतरण कर सकते हैं। रेस्पेक्टेड सर्स एंड मैम, हमने इंडियन आर्मी में किया, इंडियन एयरफोर्स में किया, इंडियन नेवी में किया, यूके में किया, हमने पाया कि ये बात सत्य है, वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल मैन फैमिली। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है हर जगह, वो है ब्यूटीफुल। जब हम खुश होकर मिलते हैं, खुश होकर खाना खाते हैं, खुश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाता है। आजकल इतना ज्यादा बात हो रहा है इम्यूनिटी पे, प्राण शक्ति पे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। किचन की बात करें, मसाले की बात करें, छोटी छोटी जड़ी बूटियां जो हम गमलों में लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्टेड सर एंड मैम, आप रेस्पेक्टेड प्रभु जी, आप सभी ने जड़ी बूटियों की बात करी। मैं यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगा थॉट प्रोसेस, कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, क्योंकि जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसा हमारा इमोशन होगा, और वैसा हमारा जो है हमारे एक्शंस होंगे। यद मनसा ध्याति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद शरीरम करोति। जैसा मन सोचता है वैसा वाणी बोलती है, जैसा वाणी बोलती है वैसा शरीर करता है। जब हम खुश होकर सोते हैं और खुश होकर उठते हैं तो पूरा दिन बहुत प्लेजेंट और खुश, और जब हम सुबह सुबह छोटी सी बात पे गुस्सा कर लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी लेवल भी ड्रॉप हो जाता है। रेस्पेक्टेड सर्स एंड मैम, अभी एक नई रिसर्च आई है कि जब हम 30 सेकंड्स के लिए स्माइल करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब हम हैबिट बना लेते हैं खुश रहने की, तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा हाई रहती है। आप देखिए, योग में पंच कोशास पढ़ाए जाते हैं, उसमें आनंदमय कोश भी होता है, अन्नमय कोश भी होता है। एक कोश ऐसा होता है जो कि नरिश होता है खाने से, एक कोश ऐसा है जो कि नरिश होता है आपके थॉट प्रोसेस से, एक कोश ऐसा है जो नरिश होता है आपके कर्मा से। तो कहने का तात्पर्य, वी आर ऑल वाईफाई, वी आर ऑल वाईफाई ऑफ लव, वाईफाई ऑफ पीस, वाईफाई ऑफ हैप्पीनेस। क्यों ना सुबह उठते ही हम अपने आप को प्यार से, खुशी से, पॉजिटिव थॉट से, हैप्पीनेस से, ग्रेटिट्यूड से, फॉरगिवनेस से भर ले, और पूरा दिन क्या रेडिएट होगा, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, स्माइल, ग्रेट। तो हम सबके पास एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। जैसा हम खाएं अन्न वैसा हो मन, सात्विक एनर्जी, रास्तिक एनर्जी, तामसिक। तो यहाँ हम यंगस्टर से शेयर कर रहे हैं, आरोग्य धाम में हम यंगस्टर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं हम, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में, और हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि जैसे कि रेस्पेक्टेड सर्स ने एक बात किया, स्वस्थ की परिभाषा की बात की। ठीक है, शरीर से स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मन से अगर हम स्वस्थ है तो शरीर को हम स्वस्थ बहुत आराम से रखें। के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन से ही गीत है, मन से ही गजल है, मन से ही ठंड है, मन से ही गर्मी है, ये सब चीज मन से ही। तो यहाँ ये सब कहने का तात्पर्य है, रेस्पेक्टेड सर्स एंड मैम, कि मन बहुत, और जब हमने खुश रहने की एक हैबिट बना ली तो हमारी प्राण शक्ति, इम्यूनिटी शूट अप करेगी। जब हमने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली, जब हमने फॉरगिवनेस करने की आदत डाल ली, जब हमने ग्रेटिट्यूड की आदत डाल ली। यम और नियम में यही है। यम मीन्स प्रॉमिस टू सेल्फ, और नियम मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो लोग सिंपल सबसे पहले आसन करते हैं, वो भी एक्सरसाइज के रूप में करते हैं। दोनों चीजों में फर्क है, एक्सरसाइज और आसन में। आसन में ब्रेथ को सिंक्रोनाइज किया जाता है और एक्सरसाइज में सिंपल मूवमेंट किए जाते हैं। प्राणायाम है, प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की क्रिया पे ध्यान दिया जाता है। फिर प्रत्याहार है, जिसमें कंट्रोल ओवर द सेंसेस, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। जब आप यम नियम आसन प्राणायाम का सही प्रकार से पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रत्याहार आ जाएगा, कछुए की तरह आपका ध्यान, आप इंद्रियों को बिल्कुल अंदर ले जाएंगे। फिर ध्यान, धारणा, समाधि, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, धारणा,
मतलब एम एंड ऑब्जेक्ट, जो भी आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है, समाधि, टोटल एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ। यहाँ ये सब चीजें कहने का तात्पर्य कि जीवन बहुत खूबसूरत है, हम किस प्रकार के थॉट्स को एंटरटेन करते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट मैटर्स। हम आरोग्य धाम मैगजीन में अपने यहाँ रेगुलर आर्टिकल्स देते रहते हैं कि हमने बुक भी की है, लिव लव एंड लव। उसमें ये भी हमने दिया है कि आप अपना वेट भी लूज कर सकते हैं जस्ट बाय योर थॉट। तो हम हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस लोगों को बुलवाते हैं, जैसे कि जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्या है, एनीथिंग व्हिच एलिवेट्स यू इज मेडिटेशन। किसी के लिए रीडिंग भी मेडिटेशन है, किसी के लिए वॉकिंग भी मेडिटेशन है, किसी के लिए गार्डनिंग भी मेडिटेशन है, किसी के लिए अपने काम को अच्छे से करना, चाहे वो पेंटिंग हो, पेशेंट को अच्छे से देखना, वो भी एक प्रकार का। लेकिन मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स भी हैं जिसको हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कहते हैं, ऑब्जर्व द ब्रेथ, लुकिंग एट द कैंडल, किसी मंत्र को रिपीट करते रहना, वो भी टेक्निक्स हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा हम सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, मतलब मैं यहाँ ये सब चीजें कहना चाहूंगा, हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बहुत फिलोसफिकल कर दिया है, लेकिन लाइफ इज वेरी सिंपल। लाइफ इज हैप्पीनेस, लाइफ इज पीस, लाइफ इज स्माइल, लाइफ इज बिग स्माइल, लाइफ इज सुपर बिग स्माइल, लाइफ इज पॉजिटिविटी, लाइफ इज ब्रह्म मुहूर्त, लाइफ इज रोमांस, लाइफ इज ग्रेस, life is blessing, life is gratitude, life is forgiveness। तो दो चीजें हैं, एक है नॉलेज, एक है विजडम। विजडम वही है जो हम रोज अपने दिनचर्या में, जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं दिनचर्या में, जिसको हम अपने जीवन में हम लाते हैं। तो रिस्पेक्टेड सर्स, मैं यहाँ पर यही आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी की ब्लेसिंग से यही शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज स्टूडेंट था कॉलेज टाइम में, और मुझे अपने बड़ों के आशीर्वाद से मौका मिला, जैसे सुबह रेगुलर उठना और साधना करना और सात्विक भोजन लेना और बड़ों के आशीर्वाद से अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करना। उसे मैंने देखा जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला और शरीर भी स्वस्थ हुआ। और हम यहाँ यंगस्टर्स को भी आरोग्य धाम में यही करा रहे हैं। हम जड़ी बूटियां भी देते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, माइग्रेन हो, अस्थमा हो, ज्वाइंट पेन हो, क्रॉनिक डिजीजेस हो, अर्कों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुनर्नवाकार, कासनीकार, बहुत तरह की जड़ी बूटियों को। तो मैंने देखा पर्सनली, अपने बड़ों को भी देखा, अपने बाबा जी को देखा, अपने फादर मदर को, कि किस प्रकार की आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से और अच्छे आहार और विहार से और एक अच्छे आसन प्राणायाम ध्यान से बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए जीवन में रूपांतरण किया जा सकता है और जीवन का निश्चित रूप से आनंद। तो मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स को ना आने दूं। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ, भगवान की कितनी कृपा है हम। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं, आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए जॉयफुल सोल, I am a romantic soul, I am a graceful soul, I am a powerful soul, I am a peaceful soul। जब मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, तो फिर मेरा दर्द कम हो जाता है। लोग डिप्रेशन में आते हैं, एंजाइटी हो रहा है, सिजोफ्रेनिया हो रहा है, ओसीडी हो रहा है, उनको सुबह जल्दी उठाते हैं, हवन कराते हैं, उनको आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको जड़ी बूटी देते हैं। विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ज्यादा रूपांतरण होता है। और यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा, हम ये भी बोलते हैं, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम जॉय, आई एम हैप्पीनेस, आई एम पॉजिटिविटी। तो इन सब चीजों का भी बहुत मन पर, क्योंकि मन में भी है सबकॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि कई बार हम बहुत क्रिटिकल होते हैं अपने बारे में। तो जब मन प्रफुल्लित रहता है, आनंद में रहता है, खुश रहता है, और मन में से तो हमारे अंदर से भी तरंगे खुशी की निकल रही होती है, तो आसपास भी जो लोग हमारे बैठे होते हैं वो भी उस खुशी को महसूस करते हैं, वो रेडिएट होती है। तो यहाँ ये सब चीजें, बस यही कहने का तात्पर्य यही है कि योग विज्ञान में आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, और आयुर्वेद विज्ञान में आहार और विहार है, और जड़ी बूटियां है, पंचकर्मा है, पंचकर्मा कराते हैं लोगों का, स्नेहन स्वेदन कराते हैं। पंचकर्म में जो भी इम्पोर्टेंट वमन जरूरी है, या विरेचन जरूरी है, वस्ती जरूरी है, नस्य है, वो सब कराते। और अभी जैसे कोरोना समय चल रहा है, तो रिपब्लिक भारत में हमें 20 से 25 एपिसोड्स 50-50
सेकंड के देने का मौका मिला, जिसमें हमने कलौंजी के गुणों के बारे में बताया, अलसी के गुणों के बारे में बताया, सहजन के बारे में बताया, जैसे सर ने बताया एक कपूर के बारे में, अगर उसको अजवाइन पुदीने के साथ मिक्स करके उसकी ड्रॉप्स बनाए जाए तो वो भी बहुत लाभकारी है। इसी तरह से एलोवेरा के बारे में बताया। जो छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं, सदाबहार हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो कि गमले के रसोई, अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो भी आप अपने गमले में एलोवेरा लगा सकते हैं, सदाबहार लगा सकते हैं, कड़ी पत्ता लगा सकते हैं, और लोगों में जागरूकता बढ़ाई कि हल्दी जो है, आप जो हल्दी खा रहे हैं, हल्दी के अंदर औषधीय गुण है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरियोसाइडल है, लेकिन आप ये चेक कीजिए हल्दी प्योर आ रही है या नहीं। हल्दी का पैकेट लेना है तो बेटर है हल्दी की गांठ लेके उसको पिसवाइए। किस प्रकार के आप बर्तनों में खाना खाते हैं, सिलबट्टे से चटनी पीसते हैं तो कैल्शियम मिलता है। किस प्रकार के कंटेनर्स में आप खाना गर्म कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों में करें, स्टील के बर्तनों में करें, एल्यूमिनियम के बर्तन बंद करें, लोहे की कढ़ाई में बनाएं। तो बेसिक चीजें लोगों से शेयर करते हैं, जिससे बेसिक जो है लोग माइक्रोवेव को यूज ना करें, प्लास्टिक की बोतलों को बिल्कुल बंद करें, तांबे के बर्तन इस्तेमाल करें पानी पीने के लिए, चांदी के बर्तन भी कर सकते हैं, कांसे के भी कर सकते हैं, हम खुद अपने लिए पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, और कई बार मिट्टी के भी कुछ बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध पीने के लिए मिट्टी का लेते हैं, और कई चीजों को गर्म करने के लिए मिट्टी का वो लेते। तो हमने उससे देखा है कि क्योंकि पहले जो पत्तों पे अभी भी खाना खाते हैं हम, कई तो उसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, जो फायदा करते हैं पेट में जा। तो हर चीज बहुत साइंटिफिक है, और आज लोग उस चीज पे अमल कर रहे हैं, लोग उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारा अश्वगंधा, बहुत सारा गिलोय। लेकिन इसमें साथ साथ थॉट प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थॉट्स में फियर है, एंजाइटी है, घबराहट, तो हेल्थ अच्छी नहीं। आहार और विहार तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ योग विज्ञान के माध्यम से मन की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग सुबह उठते हैं, कई ठीक है, हम वैसा शैम्पू नहीं लगा रहे हैं, आयुर्वेदिक शैम्पू लगा रहे हैं, आंवला रिठन, लेकिन स्टिल हम बालों का शैम्पू कर ही रहे, लेकिन मन का शैम्पू करना भी बहुत जरूरी। तो हमने देखा कि हम जब रोज अपने मन का शैम्पू करते हैं तो आनंद ज्यादा रहता है। तो कहा जाता है पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। पास्ट जो है, वो भूतकाल जो है वो हिस्ट्री है, और जो फ्यूचर है वो मिस्ट्री है, लेकिन प्रेजेंट जो है गिफ्ट है। और मेरे बाबा जी हमेशा कहते थे, सुबह को खूब खाओ, दोपहर को दूसरों को खिलाओ, और रात को दुश्मनों को खिलाओ। मैं आप सभी के आगे रिपीट करना चाहूंगा, हमारे बाबा जी जो कहा करते थे, और हमें याद है, वो हमें कहते थे नुस्खे याद करो, ये नुस्खे तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएंगे। सुबह खूब खाओ, दोपहर को दूसरों को खिलाओ, और रात को दुश्मन। एक मैं कहानी आप सभी के आगे सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आप सब हमारे बड़े हैं। मेरे बाबा जी मुझे कहानी सुनाते थे कि एक बार एक बंदा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, और भगवान उससे बहुत ज्यादा खुश हुए। तो मेरे बाबा जी, मैं जब 10th 11th में था, तभी था कि मुझे आयुर्वेद में और आयुर्वेद के साथ योग को भी क्लब करना है, जिससे कि हम और ज्यादा कंट्रीब्यूशन। तो हमारे बाबा जी कहते थे, जब भगवान उससे खुश हो गए तो उसने प्रार्थना की बहुत ज्यादा, तो भगवान ने पूछा क्या बनेगा, हकीम बनेगा या हुकूमत लेगा? तो भगवान ने कहा हुकूमत लेगा, राजा बनेगा? उसने कहा नहीं, मैं हकीम बनूंगा। उसने कहा क्यों नहीं लेगा, हुकूमत क्यों नहीं लेगा, राजा क्यों नहीं बनेगा? उन्होंने कहा अगर हकीम अच्छा है तो हुकूमत वाला हिकमत वाले के पास आएगा, यानी कि हकीम के पास आएगा। तो हमने आज देखा कि वैद्य वही ज्यादा कामयाब है। हमारे बाबा जी कहते थे जो अपनी दवाइयां खुद बनाता है और जिसको जड़ी बूटियों की पहचान। तो हम अपने मम्मी पापा के साथ देखते हैं कि अर्क बनाते हैं, लीवर में देते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर में, फैटी लीवर में गजब के रिजल्ट्स हैं। कैंसर किसी भी प्रकार का, उसमें अर्क देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी प्रकार के कई प्रकार के योग बना रखे हैं, जो कि अपने अपने अंडर में टेक्नीशियंस जो है उसको प्रिपरेशन करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑल्दो क्वांटिटी प्योर जड़ी बूटियों की बहुत कम मिलती है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे। इसी तरह से हमारे बाबा जी एक कहानी सुनाते थे कि एक बार 1920 में लॉर्ड इरविन से एक हकीमों का डेलीगेशन मिला, और उस समय जो उस समय के वाइस रहे थे, उनकी वाइफ को कान में सीटी बजने की प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो तब माने, वाइसराय ने कहा, वाइसराय की वाइफ ने, कि जब आप हमारे कान में सीटी बजने का जो ये प्रॉब्लम है, कान का जो रोग है, तो उस समय के हकीम अजमल खान ने उनका सुदर्शन तेल से ठीक किया।
कान का रोग। तो फिर वो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम कुछ करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारी जमीन दी, उसका उन्होंने इनोग्रेशन किया, और फिर महात्मा गांधी ने उसका कॉलेज का इनोग्रेशन किया 1924 में। तो आज उसको हकीम अजमल खातिबिया कॉलेज भी बोला जाता है। तो हमारे बाबा जी बताते थे कि आयुर्वेद उस हमारे बाबा जी का स्वर्गवास 2007 में, और उससे पहले से ही हमें बताते थे 95 से 96 से 97 से 98 कि ये बहुत बड़ी लाइन है, इसमें आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसे आप सभी का मुझे सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। रिस्पेक्टेड डॉक्टर पवन कुमार सर को मैं थैंक यू बोलते हुए, रिस्पेक्टेड डॉक्टर सूर्य प्रकाश सर को, आप सभी बड़े गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना, आप सभी को प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति बोलते हुए आप सभी को दिल से और आत्मा से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा डॉक्टर योगी अमृतराज। मैं चाहूंगा कि अगले आने वाले दिनों में विश्व आयुर्वेद परिषद और सोसाइटी मिलके आपका एक पूरा योग का सेशन ऑर्गेनाइज करें। मैं दोनों मेरे अध्यक्ष बैठे हैं, वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष और भारत के अध्यक्ष, दोनों से प्रार्थना करूंगा कि मुझे अनुमति दें कि आगे मैं ऐसा एक सेशन योग पे ही ऑर्गेनाइज करूं। आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया, सभी का प्रेरक वक्तव्य रहा, और अपनी अपनी विधा के आप लोग मूर्धन्य हैं। मुंशी जी हैं, बीएम गुप्ता जी हैं, आप योगी जी हैं, और जो आपने सुभाष सिंह जी थे वो होम्योपैथी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। तो सभी विद्वानों ने बहुत अच्छा एक प्रेरक पूरा सेशन बना दिया। अब मैं मेरे साथ और जो विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर जयेश ठक्कर, डॉक्टर निशांत त्रिपाठी। डॉक्टर जयेश ठक्कर, बहुत अच्छा सेशन रहा, लेकिन आप लोगों ने ऐसे ओजस्वी वक्तव्य दिए कि मार्गदर्शन है ये एक सोसाइटी के लिए। डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, आर यू हियर? डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, एनी सजेशन फॉर नेक्स्ट वेबिनार? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, so it's not possible for me to unmute, बहुत डिस्टरबेंस होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा सब। जयेश, डॉक्टर जयेश ठक्कर, ये सब नए जनरेशन के डॉक्टर्स हैं, यहाँ कलकत्ता में अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। तो मैं आप सभी की आज्ञा से मैं समझ रहा हूँ कि इतना अच्छा एक सेशन रहा आज, बहुत ही क्वालिटी सेशन रहा, जिसमें सभी प्रथाओं के विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए, तो बड़ा ओजस्वी था। बीएम गुप्ता जी ने भी, मुंशी जी ने भी, आपके सुभाष सिंह जी ने भी, और अमृतराज जी ने भी बड़ा अच्छा एक कम्युनिकेशन किया। मैं आप सभी से फिर इस प्रार्थना के साथ विदा लेता हूं कि अगली बार वेबिनार में भी आप लोग हमें आशीर्वाद देते रहेंगे, और ऐसे समाज की हम लोग सेवा करते रहेंगे। ये कल यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल में, और लिंक सबको भेज दी जाएगी। काइंडली सर्कुलेट, जिससे समाज के पास हम लोगों का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी को, आदरणीय मुंशी जी को, भाई सभी को नमस्कार। भाई जी कुछ बोलेंगे? सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश शर्मा जी। हाँ बोलिए। मेरी भी 9 वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। निशांत त्रिपाठी बोल रहा हूँ, और आज मैं थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रैफिक में हूँ, और रियली बहुत आपको आवाज आ रही होगी। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।